Hello students, I hope you all are good and we are back with another video for sources of energy. आज जो हम अभी करने वाले हैं, जो लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने ड्रॉप आउट किया था वो था कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता है कि इनको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। पहला ऑफकोर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, लेकिन सेकेंडली हम बीइंग अ गुड सिटीजन हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारा फ्यूचर कैसे हमें होल्ड करना है। हम अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए अपने इन अवेलेबल रिसोर्सेज को किस तरीके से हम हमें करना चाहिए, वे किन किन भागों में विभाजित हैं, उनको अप्रोप्रिएटली सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करके अपने अपकमिंग जनरेशन्स के लिए एक ऐसी लाइफ देना, एश्योर करना कि वे भी बिना किसी चीज़ की स्कार्सिटी के अपने जीवन यापन कर सकें। ठीक है, कहने का मतलब कल की डेट के अंदर जो आपके आने वाली जनरेशन्स है, कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल और डीजल वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ते रह जाएं कि क्या चीज़ होती है। ओके, सो हमारे को इन चीज़ों को जानना, साइड बाय साइड पैरेलली हमें एक कुछ ऐसे सोर्सेज का भी और ज़्यादा निर्माण करना, उनको और ज़्यादा प्रयोग में लाना जो कि नॉन कन्वेंशनल हैं। नॉन कन्वेंशनल का मतलब कि हमारे आजकल के प्रयोग के अलावा आने वाले समय में भी प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, ठीक है, और विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। सो दीज आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल का मतलब आपको पहले भी बताया गया था, पारंपरिक। नॉन कन्वेंशनल का मतलब जो कि पारंपरिक नहीं है परंतु आजकल के समय में भी इनको बहुत अच्छे से प्रयोग में लाया जा रहा है। बात करते हैं सोलर एनर्जी की। देखिए, सोलर आपको बताया ही जा चुका है कि जब भी वर्ड सोलर यूज होता है तो इसका मतलब सूर्य और सूर्य से संबंधित है ना। सन इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ। हैविंग सेड दैट, प्लीज टेल मी, सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ठीक है, ये अब आपको गूगल करना है। आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस। लास्ट क्लासेस के अंदर आपने बहुत अच्छे से कई बार ये पढ़ चुके हैं। और इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, तो लाइट की स्पीड क्या है, उसको हम किस चीज के अंदर मेजर करते हैं। आपको एक हिंट दे देता हूँ, 9th क्लास के अंदर आपने ये सेम चैप्टर है जिसके अंदर आपने पढ़ा था सोलर एक्लिप्स, ठीक है, और क्या पढ़ा था, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था आपने। तो उस वाले चैप्टर को रेफर कीजिए, किसी सेक्शन के अंदर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले पीछे वालों को भी रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। सो अगेन ऑन द टॉपिक, द सन हैज एन एंडलेस रिजर्वॉयर ऑफ, रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है, एक भंडार। देखिए, सूरज के ऊपर एक अनगिनत एनर्जी का भंडार है, विच वुड बी अवेलेबल एज लॉन्ग एज सोलर सिस्टम इज इन एग्जिस्टेंस। और जब तक हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जब तक सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाले ग्रहों को हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक सूरज से कुछ ही दूरी के ऊपर स्थित ये हमारा ग्रह यानी कि पृथ्वी के ऊपर सोलर एनर्जी आती रहेगी। सो इट इज अ रिन्यूएबल, इसलिए ये क्या है, रिन्यूएबल, कि इसे बार बार प्रयोग किया जा सकता है। एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल का मतलब पारंपरिक रूप से नहीं है, इसे हम हमेशा आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सोलर एनर्जीज आर सोलर कुकर एंड सोलर पैनल। तो इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, सोलर कुकर है और सोलर पैनल इसके एग्जाम्पल है। सोलर कुकर, अब सोलर कुकर होता क्या है, और सोलर कुकर इज अ डिवाइस। ये किस तरह का डिवाइस होता है यार, सोलर कुकर देखो, ये है सोलर कुकर, आपने पहले भी ये बहुत सुना होगा, देखा होगा। सूरज के अंदर है ना, ऐसे रख देते हैं, ये देखिए कि प्लेट है, ये गिलास होता है इसके अंदर, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, ये रिफ्लेक्टिव गिलास होता है, इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है और सूरज की प्रकाश इसी के अंदर ट्रैप हो जाता है, जिससे कि आपको पता है कि लाइट से हीट एनर्जी निकलती है। यहाँ पे इसके थर्माकोल के डब्बे होते हैं, यहाँ पे थर्माकोल लगा होता है चारों तरफ से, और यहाँ पे जब हम अपना कोई भी खाना जैसे चावल इत्यादि अगर हम यहाँ पे रख दें तो बहुत जल्दी पक जाता है, तो आपको गैस खर्च होने की जरूरत नहीं है, है ना।
A solar cooker is a device which uses the energy of direct sunlight to cook food. Okay. Interior of solar cooker is usually black in color, as black color absorb most of the energy. आपको ये पता है कि ब्लैक कलर सबसे ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है. प्लेन मिरर और कनकेव मिरर इज फिक्स्ड एट टॉप साइड ऑफ द कुकर. एक प्लेन मिरर या फिर कनकेव मिरर, ठीक है. कनकेव पता है ना आपको, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है. वैसे तो इस क्लास में भी आएंगे दोबारा से ये, लेकिन जहां पे केव बनती है वो एक कनकेव है, ठीक है. बस इतना ही बताऊंगा, आगे लाइट वाले चैप्टर के अंदर आएगा ये सब चीजें. प्लेन मिरर या फिर कनकेव मिरर इसके अंदर यूज होता है टॉप ऑफ द कुकर के लिए. ऑन द अदर साइड अ ट्रांसपेरेंट ग्लास इज प्लेस्ड, और दूसरी साइड में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा होता है. ये तो हो गया प्लेन मिरर, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा होता है. द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर कंसंट्रेट द सोलर एनर्जी इनसाइड द सोलर कुकर, और जो भी लाइट इसके ऊपर पड़ती है वो कंसंट्रेटेड होके अंदर की तरफ वो किरणें बैंड हो जाती हैं, विच जनरेट्स इनफ हीट टू कुक फूड, जिसकी वजह से काफी मात्रा के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और उससे हम अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है. तो ये तो था सोलर कुकर. तो सोलर एनर्जी आपने पढ़ लिया, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है. क्यों नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है वो भी आपने पढ़ लिया, क्योंकि ये रिन्यूएबल है, और जब तक सोलर सिस्टम रहेगा हम ये सूरज से हमें हमारे को हीट एनर्जी मिलती रहेगी. ओके. एक डिवाइस जिसके थ्रू हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं वो एक सोलर कुकर है. और कैसे यूज कर सकते हैं बाय द वे हम, और यूज कर सकते हैं हम सोलर पैनल से. ये तो बहुत आम है आपके गांव के अंदर, पंचायतों के अंदर लाइटों के लिए, चौराहों के ऊपर आजकल जितनी भी मेजर चौराहे हैं सबके ऊपर, इवन कालूपुर चुंगी का चौराहा भी देखेंगे, यहाँ पे भी जो बड़ी बड़ी हेलोजन लाइट्स लगाई हुई हैं वो सभी सोलर पावर से चलती हैं. ध्यान से देखिएगा, शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आप जब वहां पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वे सभी एक उन पोल्स के ऊपर एक इस तरह का टेढ़ा करके सोलर पैनल लगा दिया जाता है. उसके नीचे बैटरी कनेक्टेड होती है, दिन भर वो चार्ज होता है, और रात को उसी एनर्जी के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हम रेड लाइट्स और ग्रीन लाइट्स, ऑटोमेटिक लाइट्स होती हैं, वो अपने आप जल जाती हैं, है ना, बिना किसी खर्चे के. फायदा क्या होता है, सड़क के ऊपर कभी अंधेरा नहीं होता, दिन में सूरज से चार्ज हो गया, सूरज की लाइट से, और रात को आपका बहुत अच्छे से प्रयोग में आया जा रहा है, ठीक है. तो सोलर पैनल क्या चीज होती है? सोलर पैनल्स आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी. वो चीजें होती हैं, वो वाले डिवाइसेस होते हैं जो कि सोलर लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं. किस चीज से बनते हैं ये? सोलर पैनल्स कंप्राइज ऑफ सेवरल इंडिविजुअल सोलर सेल. ये सोलर पैनल, ये होता है पैनल, ठीक. ये बनता किससे? सोलर सेल से. विच आर देमसेल्व्स मेड ऑफ सिलिकॉन. किस चीज से बनता है ये? सिलिकॉन से बनता है. ओके. द मोर लाइट दैट हिट्स अ सेल द मोर इलेक्ट्रिसिटी इट प्रोड्यूसेस. जितनी ज्यादा लाइट इसके ऊपर पड़ेगी उतना ही ज्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा. इसके प्रयोग देख लेते हैं. सैटेलाइट्स के अंदर एंड मास प्रोब, ये जो अभी आपने ये जो जितने भी सैटेलाइट्स भेजी जाती है ना, सैटेलाइट्स क्या होते हैं? कृत्रिम उपग्रह, है ना, जो कि हमारे जैसे हमारा मंगलयान भी भेजा गया था, है ना. तो ये जितने भी सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं उनको वहां पे किस चीज के लिए एनर्जी होती है भाई? अब ये तो नहीं उनकी कोई बैटरियां बदलता घूमेगा, जी नहीं. उनके पीछे ये सोलर पैनल लगा होता है. सूरज की रोशनी तो पहुंच ही रही है, तो सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और वे चार्ज होती रहती है और उसको एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है. तो सैटेलाइट्स में मास प्रोब के अंदर इसको यूज किया गया है. ट्रैफिक सिग्नल, स्ट्रीट लाइट्स के अंदर मैंने आपको बताया है. हाउस होल्ड के अंदर, घरों के अंदर भी इसे यूज किया जाता है. इन कैलकुलेटर्स, आपने देखा होगा कैलकुलेटर्स के ऊपर, घड़ियों के अंदर, खिलौनों के अंदर, टीवी स्टेशन और रेडियो स्टेशन के रिमोट लोकेशन के अंदर. अब जैसे कि लेह लद्दाख हो गया, ठीक है, उत्तराखंड के बिल्कुल पहाड़ हो गए जहां पे बिजली नहीं पहुंची है, तो वहां पे सोलर लाइट्स, सोलर की ही चीजें बहुत काम में आती हैं. उनके लिए ये बून है. बून का मतलब एक आशीर्वाद है. सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स. इसके एडवांटेज क्या है? नो मूविंग पार्ट्स. कभी भाई कहीं पे यहाँ वहाँ ले के जाना, चेंज करना नहीं पड़ता. बहुत लिटिल मेंटेनेंस, बहुत कम मेंटेनेंस चाहिए होती है. कैन बी यूज्ड इन रिमोट लोकेशन, जहाँ पे कोई कनेक्शन का नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का, वहाँ यूज की जा सकती है. और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं. क्या हो सकते हैं डिसएडवांटेज? वो देखिए, ये जो भी आपको पढ़ रहे हैं ना, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, व्हाट इज सोलर पैनल, व्हाट इज सोलर एनर्जी,
ये सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। और सोलर क्योंकि ये भविष्य के अंदर बहुत ज़्यादा प्रयोग आने वाली चीज़ है, तो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीज़ों को तो आप बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एट डिसएडवांटेज क्या होंगे? कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ओनली ऑन सनी डेज। जिस दिन सूरज निकलेगा उस दिन ठीक है, आपके यहाँ पे ठीक है, काफ़ी सारे दिन सूरज निकलता ही है ऑलमोस्ट सर्दियों को छोड़ के, लेकिन ऐसे बहुत सारे इलाके भी हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और सूरज की रोशनी 2-2, 4-4 महीने तक आती नहीं है, तो तब तक तो काम बंद ही रहेगा। फिर इसका मतलब टोटल डिपेंड नहीं हुए आ जा सकता है ऐसे इलाकों में इस पर। स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स। सिलिकॉन एक बहुत ही मूल्यवान धातु है और ये स्पेशल ग्रेड का आवश्यक होता है सोलर पैनल्स बनाने के लिए, सोलर सेल्स बनाने के लिए, जो कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में मिलता है और थोड़ा खर्चीला है। मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सपेंसिव। बनाना इसको सोलर पैनल्स को बहुत महंगे पड़ते हैं। प्रोड्यूसेस लो एनर्जी, और थोड़ा सा एनर्जी भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो लो ही होती है उसके ऊपर। एनर्जी फ्रॉम सी। अब नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके अंदर हम और क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ते हैं उसके अंदर एनर्जी फ्रॉम सी। देखिए मैं आपको ये जो करवाता हूँ ये सारे के सारे नोट्स के अंदर, ताकि शॉर्ट से शॉर्ट और इजी से इजी क्रिस्प लैंग्वेज के अंदर आपके चैप्टर कवर भी हो जाए, कोई भी टॉपिक आपका बचे नहीं। जो टॉपिक बच जाता है, जो कहीं से मेरे को लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ऑफकोर्स हम एनसीईआरटी को भी कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एनसीईआरटी को छोड़ रहे हैं, बुक को भी हम पैरेलली लेके चल रहे हैं, ठीक है। बट ये नोट्स आपके लिए स्पेशली डिजाइंड है, इनको परचेज किया गया है ताकि आप लोगों को इजी से इजी लैंग्वेज के अंदर आपको करवाया जा सके। ओके, सो आपको क्या करना है? सिर्फ ध्यान देना है, इन नोट्स को बार बार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सुनना है और एंजॉय करना है। नॉलेज इज अ बून। आप घर पे बैठ के आराम से अपनी नॉलेज को गेन कर रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको देख रहे हैं। बस आप अगर साइड बाय साइड चलते जाएंगे तो अच्छा है। अगर आप ऐसे करेंगे कि हाँ वीडियो आ रही है, कोई बात नहीं, हमने नहीं देखी, तो फिर थोड़ा गड़बड़ वाला मामला हो जाएगा। अब टोटली डिसाइड ये करता है कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। देखिए बच्चों, इस समय के ऊपर जो बच्चा पढ़ जाएगा, एक ही बिल्कुल फ्री टाइम छोड़ रखा है। ये कोरोना काल के अंदर एक ऐसा समय है जब सभी के पास में फ्री टाइम है, सभी के पास में वही 24 घंटे हैं, सभी के पास में वही सोर्सेज हैं। इन सोर्सेज को यूटिलाइज करके इस समय के अंदर जो जितनी प्रैक्टिस कर जाएगा, जो जितना अच्छा पढ़ लेगा, ध्यान दे लेगा अपनी चीज़ों के ऊपर, जैसे ही ये कोरोना काल खत्म होगा एक ह्यूज कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एकदम से सब चीज़ें बंद हैं अभी इस टाइम के ऊपर, हायरिंग वगैरह ये सब, तो एकदम से चीज़ें खुलेंगी भी। जब भी कोई भी चीज़ बिल्कुल तल पे आती है तो तल पे आने के बाद में फिर दोबारा से ऊपर भी उठती है। ओके, तो ये चेंज होगा टाइम, और उसके बाद में बहुत ही डिफरेंट मेथड्स होंगे, कंपटीशन और भी बढ़ेगा। और उस चीज़ के लिए, उस कंपटीशन के अंदर अगर आप आज के समय में तैयारी कर लेंगे, इस समय को यूटिलाइज कर लेंगे, भविष्य आपका सुरक्षित है। आई कैन एश्योर यू एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आपके अंदर से एक बच्चे को भी अगर मैं अच्छे से गाइड कर पाया, एंड यू कैन टेक आवर हेल्प, being a teacher, it's our responsibility and I'm very glad to help you out। लेकिन इनिशिएट इस समय पे आपको करना पड़ेगा। हम आपके समक्ष बैठकर आपको डंडा दिखाकर, डांट कर, जैसे हम पहले बोलते थे नहीं करना ही करना है, जबरदस्ती करके हम पढ़ाने की परिस्थिति में नहीं है। पर हम इस समय आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से, बिल्कुल 1 to 1 आपके साथ में मेहनत करके आपको आगे पढ़ा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे, इस चीज़ का आप यूटिलाइज कर लेंगे, आई कैन गारंटी यू, जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे अच्छे से कर लिया वो इतना ज़्यादा बेनिफिट ले जाएंगे कि उनको बोर्ड से तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी साइड बाय साइड कर रहे हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू अनदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी फ्रॉम सी। समुद्र से भी हमें एनर्जी मिलती है। कैसे? समुद्र के अंदर, समुद्र एक अथाह जल स्रोत है। आपको पता है कि
about 71% of earth is water in form of seas, river, oceans, ठीक है, और मेल्टेड स्नो पीक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें होती है ना, ये सभी। तो आपको पता है कि अनलिमिटेड रिसोर्स है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, और ओशियंस को हम अपना सोर्सेज ऑफ एनर्जी की फॉर्म के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द ओशियंस कवर अबाउट 70% ऑफ द टेरेस्ट्रियल एरिया, टोटल मिला के 70% तक का एरिया कवर करते हैं ओशियंस। दे कंटेन अ लॉट ऑफ एनर्जी, इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट कैन बी यूज्ड, और बहुत ही छोटा पार्ट हम इसका यूज करा सकते हैं। एनर्जीज विच आर टेक्निकली अवेलेबल आर फॉलोइंग, वो वाली एनर्जी जो कि इन सोर्स ऑफ एनर्जी से अवेलेबल है समुद्र के सहायता से, कौन कौन सी है? पहला टाइडल एनर्जी। टाइड क्या होता है? टाइड होते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा ये इसका एक प्रमुख कारण होता है चंद्रमा की कलाएं, चांद का गुरुत्वाकर्षण। चांद भी एक बहुत बड़ा पिंड है ना। अगर ये हमारी अर्थ है और चांद यहाँ पे है, ठीक, कितनी दूर है चांद पृथ्वी से? आप जरा चेक करके बताएंगे गूगल के अंदर, ये आपका काम है। फिर भी मैं आपको चलो बता देता हूँ, 3,84,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब चांद का, पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण होता है, चांद का भी गुरुत्वाकर्षण होता है, ये एक दूसरे को खिंचाव उत्पन्न करते हैं। परंतु आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पिछले साल जो आपने पढ़ा था, और इस बार भी आप दोबारा से ये चीज पढ़ेंगे कि मास के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, मास और साइज के ऊपर। तो पृथ्वी का तो चांद के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ी है, तो जिसका जितना मास होगा उसका उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगी, यानी कि ग्रेविटेशन मतलब एक खिंचाव। तो हमारे यहाँ पे इस 70% के आसपास पानी है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जब ये चंद्रमा अपनी धुरी पे ऊपर घूमता हुआ हमारी लगभग अंडाकार इक्लिप्स शेप पृथ्वी के चारों तरफ में चक्कर काटता है, तो उस समय के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है इस समुद्र के लेवल पे, पानी पे, उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। वो प्रभाव क्या होता है? जब चांद बहुत ज्यादा पास आ जाता है तो पानी उथला हो जाता है, मतलब कि किनारों से दूर दूर जाने शुरू कर देता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ज्वार भाटे का उतरना। और ज्वार भाटा चढ़ना मतलब जब चांद थोड़ा सा दूर चला गया तो वो पानी वापस किनारे की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है। ऐसा अक्सर हर रोज रात को होता है। अगर आप कभी अंडमान जाएंगे, अगर आप कभी द्वीप समूहों के ऊपर जाएंगे, तो आप हर रोज देखेंगे कि रात के समय पे हमारा पानी चढ़ गया, बहुत ज्यादा चढ़ गया, और एक बार मतलब पीछे की तरफ में हट गया, और उसके बाद में फिर बहुत ज्यादा आगे तक आ गया, ठीक है। उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। अब पानी के ऐसे आना जाना, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? वही बीच में टरबाइन लगा दो, टरबाइन लग जाएगी। देखो पानी की तो एक फोर्स है, वो तो एक धक्का मार के आएगा, टरबाइन को एक बार क्या कहते हैं रोटेट कर देगा, वापस सी जाते हैं फिर से रोटेट कर देगा। हमें तो टरबाइन घुमाने से मतलब है, और जब टरबाइन घूमेगी तो फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। टरबाइन के बारे में आपको पहले बता ही चुका हूँ, और आपको ये भी कह चुका हूँ कि जब आप जनरेटर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक बार ये सब चीजें आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा। दूसरा, वेव एनर्जी। वेव क्या होता है? वेव का मतलब होता है समुद्र की लहरें। तो वेव एनर्जी भी एक तरह की एनर्जी है। इससे भी हम बिल्कुल वैसे ही बिजली बना सकते हैं जैसे कि हम टाइडल्स के थ्रू बनाते हैं। तो वेव एनर्जी के अंदर क्या होता है? वेव एनर्जी के अंदर समुद्र की लहरें आती हैं, और समुद्र की लहरें आने की वजह से वो, जब एक बार देखो बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है ना कहीं पर, तो वहां पे हम अपना किसे प्रयोग कर सकते हैं? वहां पे हम प्रयोग कर सकते हैं अपने टरबाइन्स को, और टरबाइन्स की सहायता से हम बिजली बना सकते हैं। और क्या चीज हो सकती है समुद्र के अंदर? और होता है ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या चीज होती है? देखिए, समुद्र के अंदर जो पानी होता है वो हमेशा एक ही टेम्परेचर का नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? बहुत बड़ी बड़ी समुद्र के अंदर एक तरीके से करंट्स चल रहे होते हैं। करंट का मतलब क्या होते हैं कि एक धार ही चल रही होती है, ठीक है, पानी के अंदर ही। आपने कभी बहती हुई नदी को देखा होगा तो उसके, या नहर के अंदर भी आपने देखा होगा, तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि कई बार नहर या नदी के किनारों के ऊपर
कुछ साइड में से कुछ करंट से चल रहे होते हैं। करंट का मतलब अगर ये नहर या नदी है तो यहाँ पे एक बहुत ही तेज धारा चल रही है, बीच के अंदर थोड़ा शांत है, फिर किनारे पे फिर से एक बहुत तेज धारा चल रही है ना। तो वो होते हैं करंट्स। और समुद्र के अंदर भी इस तरह के करंट्स चलते हैं और ये बहुत तेज गति से मूव करते हैं। और किसकी वजह से मूव करते हैं ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की एक अपनी आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है इसके कारण। एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब आपको ये और बता दूं कि ये हमारा नॉर्थ पोल पहले कभी कनाडा के पास में होता था, ठीक है, जो कि अब मूव होते 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 बीच तक में आ चुका है। मतलब कि वर्ष 2020 के अंदर एक फिनोमिना और टेक प्लेस हो रहा है साइड बाय साइड। वो क्या हो रहा है कि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी अपनी अपनी पोजीशंस चेंज कर चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मैं भी आपको बता सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा चलो आपके लिए कुछ इस तरह की चीज़ें और वीडियो एज अ जनरल नॉलेज के लिए और बनाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल आप ये नोट कीजिए कि हमारी पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी अपनी स्थिति से, अपनी जगह से अलग अलग मूव हो रहा है। वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये माना जा रहा है कि काफ़ी लाखों सालों के बाद में पृथ्वी अपने पोल चेंज कर लेती है। मतलब साउथ पोल नॉर्थ हो जाता है और नॉर्थ पोल साउथ हो जाता है, ऐसा चेंज कर लेती है। उस पोल के चेंज करने के कारण क्या होगा, ये सारी की सारी डिस्टर्बेंस हो जाती हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो डिस्टर्बेंस हो जाती हैं। और क्या डिस्टर्ब हो सकता है उसके कारण हमारे समुद्र के अंदर ऐसे बहुत सारे मरीन एनिमल्स हैं, जैसे कि कछुए, जो कि मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। माइग्रेटरी एनिमल्स एंड बर्ड्स, जैसे कछुए हो गए और बहुत सारे पक्षी हो गए। आपने देखा होगा ना कि सर्दियों के अंदर पक्षी बहुत दूर दूर से उड़ के आ जाते हैं, साइबेरिया से और वहाँ से। तो वे जब पूरी पृथ्वी के ये चक्कर लगाते हैं, उनको कैसे पता लगता है, उनके दिमाग के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जांच करने वाला और उसके हिसाब से नेविगेट करने वाला एक सिस्टम होता है। वो उसके हिसाब से बढ़ते हैं कि पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ है, उसके हिसाब से वे मूव करते रहते हैं। तो उन जानवरों के ऊपर भी तकलीफ आ जाएगी कि जब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल शिफ्ट हो रहा है तो वो भी, अगर उन्हें कभी जाना होता था, जैसे कि हमारे यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि काफ़ी सारे पक्षी आते थे, यमुना पक्षी विहार, ये आपका पड़ता है फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा के बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। जब वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, अब वो माइग्रेटरी बर्ड्स को वे हमेशा किस चीज़ को यूज़ करते हैं, हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स को और फील्ड को यूज़ करते हैं। फील्ड अगर चेंज हो रही है क्योंकि पोल्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए